हेलो दोस्तों, नमस्कार। उत्तराखंड ऑनलाइन एजुकेशन में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम उत्तराखंड की महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी 4 को करने जा रहे हैं। उत्तराखंड के आज कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न इसमें कवर करेंगे जो आपकी सभी परीक्षाओं के लिए उपयोगी होंगे। तो आपके लिए आज का पहला प्रश्न है, पुष्पभद्रा व गर्गांचल नदियों के संगम पर किस नाम से जाना जाता है इस संगम को? संगम वो क्षेत्र होता है जहाँ दो नदियां आपस में मिला करती हैं, तो ये इसका आंसर हो जाएगा गौला नदी। गौला नदी दो नदियों से मिलकर बनती है जिसका नाम है पुष्पभद्रा और गर्गांचल। ये दो नदियां हैं। आगे देखते हैं इसमें, काठगोदाम से 3 किलोमीटर नैनीताल की ओर बढ़ने पर रानीबाग नामक अत्यंत रमणीय स्थल है। क्या है? रानीबाग। लोकल के लोग जो होंगे गए होंगे। कहते हैं यहाँ पर मार्कंडेय ऋषि की ने तपस्या की थी। किसने की थी? मार्कंडेय ऋषि ने तपस्या की थी। रानीबाग के समीप ही पुष्पभद्रा और गर्गांचल नामक दो छोटी नदियों का संगम होता है। इस संगम के बाद ही यह नदी गौला नदी के नाम से जानी जाती है। और इस नदी के दाहिने तट पर चित्रेश्वर महादेव का मंदिर है। कभी पूछा जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, नोट कर लीजिए। कभी पूछा जाएगा चित्रेश्वर महादेव का मंदिर कहाँ स्थित है, किस नदी के तट पर स्थित है? गौला नदी के। और कहाँ स्थित है? रानीबाग में। और किस ऋषि ने यहाँ तपस्या की थी? मार्कंडेय ऋषि ने। ये प्रश्न पहले भी पूछा गया एक बार कि रैम्ब ऋषि की तपस्थली कहाँ है, पहले एग्जाम में आ चुका है और उसका आंसर क्या है? ऋषिकेश। अगला प्रश्न देखते हैं, शहीद श्रीदेव सुमन किसकी रचना है? ये रचना है शहीद श्रीदेव सुमन। तो आंसर है इसका श्री राम शर्मा प्रेम। श्री राम शर्मा प्रेम की यह रचना है। इनके अन्य उपन्यासों में देखो, मसूरी, अंगारे, दिल्ली चलो, जलती निशानी, श्रद्धांजलि, युग चरण, चलती धरती, झुलसे पांव, ये इनकी अन्य रचनाएं इंपॉर्टेंट है, आ सकती हैं पेपर में, नोट कर लीजिए। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, फूलों की घाटी को मेघदूत में किस नाम से संबोधित किया गया है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। फूलों की घाटी को मेघदूत में किस नाम से संबोधित किया गया है? तो इसका आंसर है अलका नाम से। अगर देखते हैं स्कंद पुराण के जो केदार खंड है, इसमें नंदन कानन कहा गया है। क्या कहा गया? नंदन कानन। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे भी नोट कर लीजिए। उसके बाद देखते हैं, स्थानीय निवासी इस घाटी को भिंडार घाटी के नाम से जाना जाता है। स्थानीय लोग क्या करते हैं? भिंडार घाटी या भिंडार नेशनल पार्क भी फूलों की घाटी का एक अन्य नाम है। उसके बाद अन्य नामों में देखो, गंधमादन, बैकुंठ, पुष्पावली, पुष्परसा, स्वर्ग में इंद्र का उपवन, ये इसके अन्य नाम है। और यह घाटी बृहद हिमालयी क्षेत्र या उसी को उच्च हिमालय या महान हिमालय, मुख्य हिमालय भी कहा जाता है, वहां स्थित है। तो ये कई बार ये प्रश्न भी पूछा जा चुका है। अब देखते हैं फूलों की घाटी में थोड़ा सा। तो फूलों की घाटी की जो खोज हुई थी, कब हुई थी? 1931 में हुई थी। किसके द्वारा हुई थी? ये पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं। फ्रैंक सिडनी स्माइथ और होल्ड्सवर्थ के द्वारा हुई थी। फ्रैंक सिडनी स्माइथ एक बार तो 1931 में आए थे, सेकंड कब आए? एडिनबरा गार्डन की ओर से पुनः 1937 में आए और 3 माह तक यहाँ रुके। उसके बाद फूलों व वनस्पतियों की लगभग इन्होंने 2500 2500 किस्मों की खोज की और 250 किस्में अपने देश ले गए। द वैली ऑफ फ्लावर इन्होंने एक पुस्तक लिखी जिससे फूलों की घाटी को विश्व विख्याति मिला। उसके बाद देखते हैं, क्लू बॉटनिकल गार्डन, लंदन की ओर से एक अंग्रेज महिला भी आई थी, मार्गरेट लेगी, और 4 जुलाई 1939 को गंधमादन पर्वत से फूल चुनते हुए फिसलकर उनकी मृत्यु हो गई और उनकी समाधि भी वहीं स्थित है। तो ये भी एक बार प्रश्न कई बार पूछा गया है कि किसकी वहां मृत्यु हुई है, किसकी समाधि है? मार्गरेट लेगी। बहुत इंपॉर्टेंट है। और कब हुई थी? 4 जुलाई 1939। बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं ये प्रश्न जब हम देखते हैं। अगला देखते हैं इसमें, फूलों की घाटी के संदर्भ में। फूलों की घाटी कहाँ स्थित है? कामेट पर्वत से जो एक नदी निकलती है, कौन सी नदी? पुष्पावती नदी निकलती है और वही पुष्पावती नदी यहाँ बहती है फूलों की घाटी में। 1982 में इसको राष्ट्रीय उद्यान बनाया गया था और 2005 में इसको यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया। और इसका जो क्षेत्रफल है 87.5 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। अगला प्रश्न, गढ़वाल की बारदोली के नाम से किस स्थान को जाना जाता है? ये पहले भी पूछा गया, गढ़वाल की बारदोली। तो गढ़वाल की बारदोली के नाम से जाना जाता है गुजुड़ क्षेत्र को। गढ़वाल में एक क्षेत्र है। और ये प्रश्न बहुत कॉम्प्लिकेटेड था जब ये एग्जाम में आया था। तो कहाँ से आया था ये भी देख लेते हैं हम। ये है देखो, गुजुड़ में आंदोलन और दमन की कार्रवाई, इसमें लिखा हुआ है दक्षिणी गढ़वाल का एक ग्रामीण क्षेत्र कांग्रेस संगठन व आंदोलन के लिए स्वयंसेवकों की भर्ती है तो आदर्श स्थल था। कप्तान राम सिंह नौटियाल, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जाता है। कप्तान राम सिंह नौटियाल के नेतृत्व में स्थानीय जनता ने यहाँ पर आंदोलन किया था। कहाँ पे? गुजुड़ क्षेत्र में। और इसी के लिए इसे गढ़वाल की बारदोली कहा गया है। और कुमाऊं की बारदोली सल्ट क्षेत्र को कहा जाता है। किसको? सल्ट क्षेत्र को कहा जाता है।
और ये प्रथम बार 1930 में कप्तान राम सिंह नौटियाल ने सेना से प्रत्याग करने के उपरांत गुजुर क्षेत्र में जनशक्ति और आर्थिक राजनीतिक आंदोलन इन्होंने चलाया था और बाद में ये कांग्रेस का गढ़ बन गया। और ये प्रश्न ये दिया कहाँ पे है, ये एक पुस्तक है उत्तराखंड में जन जागरण और आंदोलनों का इतिहास, डॉक्टर योगेश दसमाने जी की, इनके पुस्तक से ये प्रश्न उठाया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं, उत्तराखंड के किस क्षेत्र में गागली युद्ध होता है, या गागली गागली कहते हैं अरबी के डंठलों का युद्ध होता है। तो देखते हैं कौन सा क्षेत्र है, वह है जौनसार बाबर क्षेत्र। अब इसकी कहानी देखते हैं। पाइता पाइता कहते हैं दशहरा होता है, जौनसारी लोग उसको पाइता के रूप में मनाते हैं। तो उस समय युद्ध गागली अरबी के डंठलों पत्तों से होता था। जौनसर बाबर के उपाल्टा और कुरोली गांव में रहने वाले लोग क्या करते हैं, दशहरे के दिन गागली युद्ध करते हैं, यानी अरबी के डंठलों से युद्ध करते हैं। गागली अरबी के डंठलों को कहते हैं। और नवरात्र शुरू हो जाने के बाद ये लोग गागली के डंठलों को सुखाना शुरू कर देते हैं। दशहरे को पायता कहते हैं जैसे। तो दशहरे के दिन दोनों गांवों के लोग देवधर नामक स्थान पर, एक जगह है देवधर गांव से कुछ दूरी पर, तो देवधर नामक स्थान पर ये लोग इकट्ठा होते हैं और गागली के डंडों की मदद से एक दूसरों के साथ युद्ध करते हैं। इस युद्ध के पीछे दोनों गांवों को लगा एक श्राप है, जिससे मुक्ति के लिए इन दोनों गांवों के लोग क्या करते हैं, युद्ध करते हैं। अब ये कौन सा श्राप है देखते हैं, ये कहानी है इसके पीछे भी। इसके पीछे जो कहानी है, एक किंवदंती है, वो है कि कालसी ब्लॉक के उपाल्टा गांव की दो बहनें थी, एक का नाम था रानी, दूसरी का नाम मुन्नी। तो दोनों गांव से दूर कल्याणी नामक स्थान पर एक कुएं में पानी भरने गई थी। तो रानी अचानक कुएं में गिर जाती है। मुन्नी जब घर आके बताती है गांव वालों को कि रानी गिर गई है, तो गांव के लोग मुन्नी पर ही आरोप लगाना शुरू कर देते हैं, जिससे खिन्न होकर मुन्नी कुएं में छलांग लगा देती है और उसके बाद अपनी जीवन लीला समाप्त कर लेती है। ग्रामीणों को बहुत पछतावा हुआ इसी घटना के बाद। इस पायता या दशहरे को क्या करते हैं, 2 दिन पूर्व मुन्नी और रानी की मूर्तियों की पूजा करते हैं लोग। पायता के दिन, दशहरे के दिन मूर्तियां कुएं में विसर्जित की जाती है। और कलंक से बचने के लिए उपाल्टा और कुरोली के ग्रामीण हर वर्ष पायता पर्व व गागली युद्ध, पायता पर्व पर यानी दशहरे के दिन गागली युद्ध, अरबी के डंठलों के युद्ध का आयोजन करते हैं और अपना पश्चाताप करते हैं। युद्ध के उपरांत सब लोग एक दूसरे के गले मिलते, ढोल नगाड़ों के साथ घर को जाते हैं। तो कुछ तस्वीरें देखते हैं, ये पायता युद्ध की, सब लोग गागली युद्ध करने के लिए जा रहे हैं। देखो हाथों में इनके उसके डंठल है और ढोल नगाड़ों के साथ जाते हैं। ये देखो ढोल नगाड़ों के साथ सब लोग युद्ध करने के लिए जा रहे हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, जीबी पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय का गोविंद बल्लभ पंत की याद में नामकरण कब किया, मतलब जीबी पंत जो यूनिवर्सिटी है उसका नाम गोविंद बल्लभ पंत कब रखा गया, इसको देखते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 1972 में रखा गया इसका नाम, ये भी प्रश्न आ चुका है पेपर में। देश का पहला कृषि विश्वविद्यालय था जिसकी स्थापना कब हुई, 17 नवंबर 1960 को, और तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के द्वारा की गई थी। और भी एक प्रश्न इसमें इंपॉर्टेंट बन जाता है, इसके पहले कुलपति कौन थे। तो पहले कुलपति डॉक्टर केनेथ एंथोनी पार्कर स्टीवेंस थे, ये भी प्रश्न आ चुका है। और इस विश्वविद्यालय ने देश में हरित क्रांति लाने के साथ साथ अनाज की कई प्रजातियां विकसित की हैं। तो ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट इससे बन जाता है। तो अगला प्रश्न की ओर देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, उत्तराखंड में किस जनपद में राम भगवान की माँ का मंदिर है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखो भगवान राम की माता का क्या नाम था और उनका मंदिर, तो ये है पिथौरागढ़ में। अब थोड़ा इसके बारे में देखते हैं। राम भगवान की माँ कौशल्या देवी का मंदिर पिथौरागढ़ जनपद में स्थित है। ऐसा माना जाता है कि कौशल्या देवी द्वारा यहाँ पर शिव भगवान की आराधना की गई थी। अगला प्रश्न, वन संरक्षण के लिए कल्याण सिंह रावत ने मैती आंदोलन कब प्रारंभ किया। तो बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न, कई बार ये भी प्रश्न पेपर पूछा गया है। तो ये है 1996 में चमोली के ग्वालदम में। अब कहानी आती है कि कल्याण सिंह रावत, जी हाँ कल्याण सिंह रावत, इनका जन्म नोटी गांव में नोटी के पास नोटी चमोली में पड़ता है, जहाँ से नंदा राजजात, आपने अगर पढ़ा होगा तो उसके बारे में, नोटी गांव आता है तो वहीं से शुरू होती है। बनौल नामक गांव में हुआ था। 2020 में इन्हें पद्मश्री से नवाजा गया। ये जो कल्याण सिंह रावत जी हैं मैती के, ये जीव विज्ञान के अध्यापक रह चुके हैं। कहानी ऐसी जाती है कि राजगढ़ी रवाई क्षेत्र में एक जगह है राजगढ़ी, तो वहाँ उत्तरकाशी में तो इनका ट्रांसफर होता है। तो ये देखते हैं कि वहाँ पर पेड़ों की बहुत संख्या कम थी, तो इनमें वहाँ के लोगों को जागरूक करने के लिए जब ये ट्रांसफर गए वहाँ, तो लोगों ने कहा कि वहाँ से जंगल काटने के तो लोग काट लेते हैं मगर एक भी पेड़ नहीं लगाते, और आप कैसे समझाएंगे। तो इन्होंने कहा कि मैं उनको समझा बुझा के काम करवा लूंगा।
तो इन्होंने गाँव के ही 40 गाँव के जो बच्चे इनके स्कूल में आते थे, उनसे 45,000 पौधे लगवाए, एक नर्सरी तैयार करी, जो शिक्षा विभाग की सबसे बड़ी नर्सरी थी। फिर कहानी ऐसी जाती है कि 30 मई के दिन ये उत्तरकाशी में शहीद दिवस के उपलक्ष्य में छुट्टी होती है। 30 मई 1930 को आप लोगों को सबको पता है, तिलाड़ी कांड, रवई कांड या उत्तराखंड का जलियांवाला कांड के नाम से जिसे जाना जाता हुआ था। तो ये तिलाड़ी मैदान में यमुना किनारे जो स्थित है, किस नदी के किनारे, यमुना नदी के, ये लोग पहुंचते हैं मैती कल्याण सिंह रावत जी। तो वहां देखते हैं कि कोई भी आदमी नहीं है, और उत्तर प्रदेश सरकार उस समय थी तो कोई सुध लेता नहीं है। तो इन्होंने सोचा क्यों नहीं इसको एक बड़ा आयोजन किया जाए अगले साल। बहुत दुख हुआ। तो 1986 की बात है, 1987 में इन्होंने सोचा एक वृक्ष अभिषेक कार्यक्रम शुरू किया जाए। तो वृक्ष अभिषेक कार्यक्रम शुरू किया। ये गए डीएफओ साहब के पास, और डीएफओ साहब से कहा हमें पौधे दे दो। डीएफओ साहब ने कहा यहाँ, और उस साल 1987 में यहाँ भयंकर सूखा पड़ गया। तो डीएफओ साहब ने कहा हम पौधे तो दे देंगे, लेकिन आप लगाओगे कैसे, बारिश तो हुई नहीं, सूखा पड़ गया है, पानी कैसे दोगे। तो कल्याण सिंह रावत जी ने कहा कि मेरे को यहाँ के प्राकृतिक स्रोतों के बारे में पता है, मैं व्यवस्था कर लूंगा, आप पेड़ दे दीजिए। तो उसके बाद 40 गांव के ग्राम प्रधानों को कल्याण सिंह रावत जी ने बुलाया और कन्विंस किया कि आप लोग क्या करेंगे, 30 मई के दिन डोली में एक पेड़ लाएंगे जिसे ग्राम वृक्ष कहा जाएगा, और हर गांव के लोग ढोल नगाड़ों के साथ आएंगे तिलाड़ी मैदान में, और वहां पर एक कार्यक्रम रखा जाएगा जिसे वृक्ष अभिषेक कार्यक्रम कहा जाएगा। तो प्रधान के साथ 7 लड़कियां आएंगी परंपरागत जो परिधान पहने हुए, और एक कलश में पानी लाएंगी। तो 30 मई 1987, 30 मई 1987 को यह कार्यक्रम रखा गया। 11 बजे के समथिंग सारे लोग ढोल दमाओं के साथ 4,000 लोग उस मैदान में पहुंचे 30 मई के दिन, और यह कार्यक्रम शुरू किया गया। तो प्रत्येक गांव के लोग जो वृक्ष लाए थे वो अपने गड्ढे के पास गए, और वहां उन्होंने वृक्षारोपण किया। जो 7 लड़कियां उनके साथ आई थी परंपरागत परिधान पहने हुए, उन्होंने चक्कर लगाए, उसके साथ परिक्रमा करके उसे पानी दे दिया। तो कई लोगों के जो दूर के गांव थे, लोग वापस जा नहीं सके। तो कल्याण सिंह रावत जी ने डीएफओ से कह के वहीं एक राजा का कोठा नामक स्थान थी, वहां उनके लिए रहने की व्यवस्था कराई। तो रात के लिए उनके लिए मनोरंजन के लिए सीडी कैसेट उस समय जो होती थी उसका सिनेमा का आयोजन करवाया। तो रात को ये सो गए थे, तो अचानक एक बच्चा आता है कि वो सीडी कैसेट बंद कर रहे हैं सीडी कैसेट वाले। तो ये उठ के जाते हैं, कहते हैं क्या हुआ, कहते बारिश हो गई। और वो बारिश लगातार 7 दिन तक चली। अगले दिन इनके पास डीएफओ साहब को फोन आता है कि ये क्या चमत्कार हो गया, आपने तो चमत्कार कर दिया, और यहाँ बारिश हो गई पूरे 7 दिन तक। उसके बाद लोग अगले दिन भीगते हुए गांव को चले जाते हैं, और बाद में इनका 1988 में ग्वालदम में ट्रांसफर हो जाता है, और 1995 से ही इन्होंने फिर मैती के बारे में सोचा, और 1996 में मैती आंदोलन इन्होंने शुरू कर दिया। तो ये है कल्याण सिंह रावत जी। ये मैती, ये प्रत्येक मैती मतलब मैथ से होता है, जब भी लड़के लड़के की शादी होती है तो ये एक वृक्ष लगाते हैं और उसको पानी पाल पोस के बड़ा करते हैं बहुत, और इनको इसीलिए 2020 में पद्मश्री से नवाजा गया। अगला प्रश्न देखते हैं, उत्तराखंड के निम्नलिखित नगरों में किसे ताम्र नगरी के रूप में जाना जाता है। ताम्र नगरी, आप लोगों ने पहले भी प्रश्न देखा होगा ये वाला। तो ताम्र नगरी किसे कहा जाता है, अल्मोड़ा को कहा जाता है। और अल्मोड़ा के अन्य नामों में देखेंगे, बाल मिठाई का घर, पाटल नगरी, पटाल नगरी, सांस्कृतिक नगरी। रंगवाली पिछौड़ा के लिए भी अल्मोड़ा बहुत प्रसिद्ध है हमारा अल्मोड़ा। तो अन्य नामों में बाल मिठाई का घर, पटाल नगरी, सांस्कृतिक नगरी। प्राचीन नामों में देखेंगे इसके राम क्षेत्र कहा जाता है, इसे आलमनगर कहा जाता है, राजापुर कहा जाता है, खगमरा कोट, खगमरा कोट का किला कई बार पूछा जाता है। भीष्मचंद, अगर आप लोगों ने हिस्ट्री पढ़ी होगी उत्तराखंड की, तो खगमरा कोट का किला, भीष्मचंद, गजवा वाठिंगा रात को मार देता है खगमरा कोट के किले में। तो ये आप लोगों ने चंद राजाओं से संबंधित ये पढ़ा होगा। और अल्मोड़ा बहुत प्राचीन नगर है, ये अब सब लोगों को पता है, प्राचीन नगर। इसकी स्थापना 1891 में ऑफिशियली जो स्थापना हुई थी 1891 में 1891 में हुई थी। और प्राचीन नगर होने के कारण अल्मोड़ा को आप लोग अलग अलग नामों से जानते हैं, बहुत प्रसिद्ध है। हिल स्टेशन है, अंग्रेजों ने इसको काफ़ी डेवलप किया। एमजे स्कूल यहाँ है, एजुकेशन के लिए भी बहुत आगे है अल्मोड़ा। अल्मोड़ा का नाम किल्मोड़ा घास के नाम पर रखा गया, ये भी कई बार पूछता है। जैसे मसूरी के नाम वनस्पति के नाम पर रखा गया, प्रश्न आया हुआ था, तो अल्मोड़ा का नाम भी किल्मोड़ा घास के नाम पर रखा गया। कटारमल देवता का मंदिर है, यहाँ कुछ दूरी पर कटारमल है। कटारमल देवता के मंदिर, जो तांबे के बर्तन होते थे उन्हें साफ करने के लिए एक किल्मोड़ा घास होती है पहाड़ में, जो जिसमें खट्टापन होता है,
तो तांबे के बर्तन को खट्टेपन से साफ करने के लिए चमकदार होते थे तो किलमोड़ा घास लाई जाती थी। तो इसी किलमोड़ा घास के नाम के कारण अल्मोड़ा नाम पड़ा, अल्मोड़ा का नाम अल्मोड़ा पड़ा, है ना। अल्मोड़ा नगर खसिया खोला डांडे के ऊपर बसा हुआ है। ये भी कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि अल्मोड़ा नगर किसके ऊपर बसा हुआ है। खसिया खोला डांडा है एक, उसके ऊपर अल्मोड़ा नगर बसा हुआ है। और अल्मोड़ा के बारे में महात्मा गांधी जी ने एक पुस्तक है मेरी कुमाऊं यात्रा, उसमें अल्मोड़ा के बारे में उन्होंने विस्तार से वर्णन किया है। मेरी कुमाऊं यात्रा के बारे में वर्णन किया है महात्मा गांधी जी ने। तो अगला देखेंगे अंतिम प्रश्न, देहरादून जिले का धपीला क्षेत्र किसके लिए उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अल्मोड़ा जिप्सम के लिए बहुत जिप्सम उत्पादन होता है धपीला क्षेत्र में। तो देहरादून जिले का जो धपीला क्षेत्र है किसके लिए, जिप्सम के लिए। तो ये था आज का हमारा अंतिम प्रश्न। कैसी लगी आप लोगों को वीडियो, उम्मीद है पसंद आई होगी। ये हमारी चौथी सीरीज है। अगर आप लोगों को पसंद आई तो आप लोग सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को हिट करें, लाइक करें, शेयर जरूर करें और कमेंट आप लोग नहीं कर रहे, कमेंट जरूर करें। आप लोगों को ऐसी आगे भी जानकारी मिलती रहेगी। और हमसे जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप हमारे फेसबुक आईडी से जुड़ना चाहते हैं, प्रज्ञा कोचिंग सेंटर के नाम से हमारी फेसबुक आईडी है और इससे आप जुड़ सकते हैं। यहाँ भी हम क्वेश्चन डालते रहते हैं और उम्मीद है आप लोगों को पसंद आएगी। बहुत बहुत धन्यवाद।